हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काफ़ी वक्त बाद आपको आज के इस एपिसोड के अंदर हमारे सपोले चाचा यानी कि हमारे प्रोटेक्टर वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ अंत तक इस एपिसोड के अंदर बने रहिएगा। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान ने अच्छा खासा लोहा ले लिया था आइस रिवर वैली के लोगों से, और तियान शेन की तो हालत थी शाओयान ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लेडी दिखाई जाती है। वहाँ पर उसका सेवक होता है और वो उसे बता रहा था कि लेडी, अभी फ़िलहाल हमें न्यूज़ मिल गई है मास्टर शाओयान के बारे में। तभी वो लेडी पूछने लग जाती है कि बताओ मुझे आखिर वो कहाँ पर है। तभी वो बंदा ये कहने लग जाता है कि करंटली मास्टर शाओयान ये सिटी के अंदर मौजूद है। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि अभी फ़िलहाल वो अपनी एक फ्रेंड को बचाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने आइस रिवर वैली को काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है। जिसके साथ वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे डर है इस बात का कि कहीं आइस रिवर वैली इस चीज़ का अच्छा खासा बदला ना ले। इसके अलावा एक चीज़ और है, अभी सोल पैलेस को भी रिसेंटली डांटा के अंदर देखा गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब कुछ काफ़ी बड़ा होने वाला है और मुझे लग रहा है कि मास्टर शाओयान के खिलाफ में हेट रेट काफ़ी बढ़ रहा है। जिस जगह पर दो बंदे और आके अपीयर हो गए थे, तभी वो उनसे कह रही होती है कि तुम लोग मुझे ये चैंग के अंदर लेके चलो पहले, और फिर उसके बाद वो ये भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है मिस, जैसा आप हमसे कहें। और वो दोनों ही एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गए थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एरे को बना रहे थे और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लड़की मुस्कुराने लग गई थी और कह रही होती है कि शाओयान, शिनर तुम्हारे पास में वापस आ रही है और अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगी। जिसके साथ ही अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थी ये बात कहते हुए। हालांकि गाइस इसके बाद अब सीन वापस से ये फैमिली के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर शाओयान ने लास्ट एपिसोड के अंदर उनसे दरख्वास्त की थी कि वो लोग उसे अपने मैजिकल बीच के पास में लेके जाएं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये फैमिली के जो एंसेस्टर थे वो बता रहे होते हैं कि इस जगह पर हमारा एंशिएंट पूल है और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायर और साथ ही मैजिकल प्लेसेस भी मौजूद हैं जो कि ये फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अब वो उनके पीछे पीछे चल रहा था। वो आगे ये भी बता रहे होते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी सनलाइट भी गैदर होती है और यहाँ पर डीप एंशिएंट एल्टर के अंदर में जो है काफ़ी सारी फ्लेम और अर्थ की जो कोर है वो फ्लोटिंग करती हुई है। तभी यहाँ पर शाओयान समझ गया था कि इस जगह पर सनलाइट की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और ये एनर्जी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी, और शाओयान इसे वेस्टर्न फायर कहकर बुलाता है। जिसके बाद अब वो एल्डर जो थे वो ये कहने लग जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कम कोर फायर बाहर निकल के आती है, काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है यान हुओगो बीच के सामने ये लोग आके खड़े हो गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ये कहने लग जाते हैं कि मिस्टर शाओयान, अब आप प्लीज़ आगे बढ़िए और मैं समझता हूँ कि आप इसे कन्विंस करने के लायक हैं। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है वो जगह, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी भी फ़्लो होती हुई हमें साफ नज़र आ रही होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे पिलर्स वगैरह मौजूद थे और पिलर के अंदर ढेर सारी एनर्जी ऐसी आसपास में फ़्लो हो रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एरिना का जो मेन हिस्सा था वहाँ पर शाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर दीमोजी और साथ ही मास्टर तियान हुओ भी आगे खड़े हो जाते हैं और ये सारे लोग थोड़ा आसपास देख रहे होते हैं क्योंकि आसपास एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी। तभी शाओयान कह रहा होता है कि इंडीड ये अर्थ की बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट एंड प्योरेस्ट जगह है जहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और तभी शाओयान इस जगह को देखते हुए ये भी कह रहा होता है कि वैसे ये जगह वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्योर है और हमारे काम की भी है। जिसके बाद शाओयान तियान हो से ये कहने लग जाता है कि सीनियर, मैं यहाँ पर रह के अभी फ़िलहाल हेल्प करने वाला हूँ लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप और शक्तिमान दोनों ही बाहर की तरफ को चले जाइए ताकि मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को कर सकूं, और अगर बाहर कोई भी ख़तरा आएगा तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो तुरंत ही टल जाएगा। तभी यहाँ पर मास्टर तियान वो कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं डीमन पपेट को अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ। जिसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं तुम लोगों को यहाँ पर अकेला छोड़ता हूँ। जिसके बाद वो शक्तिमान दोनों ही ऊपर की तरफ को चले गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तब शाओयान ये कहने लग जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम्हें भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मास्टर तियान हो की पर्सनैलिटी अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, बल्कि पहले से काफ़ी अलग लग रही है। तभी यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान को बता रही होती है कि हाँ हो सकता है कि शायद अपीयरेंस की वजह से ऐसा कुछ हो शाओयान।
जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब शाओयान भी सब कुछ देख रहा था, क्योंकि मास्टर तियानहो की पर्सनैलिटी पहले काफ़ी ज़्यादा चुलबुली हुआ करती थी और वो हर बात में कुछ ना कुछ पंच लाइन वगैरह क्रैक किया करते थे, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा शांत नज़र आ रहे हैं। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दूसरी साइड आइस रिवर वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मांस कम हड्डी ज़्यादा वाले चाचा खड़े हुए होते हैं और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड बिंग के सामने जो वो मौजूद होते हैं और कह रहे थे कि वहाँ पर हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। और तभी यहाँ पर लॉर्ड बिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, वो ये कह रहा होता है कि अच्छा फ़िलहाल मुझे ये बताओ कि तुम इतने सारे लोग गए थे और अब सिर्फ एक ही इंसान वापस आ रहा है, वो भी तुम जैसा। जिसके साथ ही अब वो ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन यही है शायद आइस रिवर वैली के मास्टर के लिए। लेकिन भाई साहब बुढ़ाऊ काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं और कह रहे थे कि मैं आपसे क्या ही बताऊं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। हालांकि लॉर्ड बिंग को उसकी सारी बातों पर काफ़ी ज़्यादा खुन्नस चढ़ रही होती है और तभी यहाँ पर वो इस सारी मैटर को घुमाने के लिए अब ये कहने लग जाते हैं कि उन सारे लोगों में एक दाऊजुन लेवल का भी स्ट्रॉन्ग मैन था, इस वजह से मैं उसके सामने नहीं टिक सका। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर इन सारे लोगों को कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है कि यहाँ पर ये चाचा क्या बोल रहे हैं, और सभी ये कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो वहाँ पर दाऊजुन का स्टार भी था, ये तो चलो बात में तुम्हारी समझ पा रहा हूँ। लेकिन तभी एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि ये तो मेरी एबिलिटी थी कि मैं यहाँ पर वापस बच के आ गया, क्योंकि उस बंदे के पास में स्पेस कंट्रोल करने तक की एबिलिटी भी मौजूद थी। लेकिन तभी यहाँ पर लॉर्ड बिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक माइनर सा अटैक कर देता है, जिस माइनर से अटैक से ये चाचा उड़ के थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, जिसके साथ ही अब वो धरती पे पड़े हुए थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड एल्डर अब लॉर्ड बिंग से इसके बारे में बात करने लग जाता है और यहाँ पर लॉर्ड बिंग भी यही कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। तब यहाँ पर वो गिड़गिड़ाते हुए एक बार फिर से वापस आ जाते हैं और कह रहे थे कि सच में सुबॉर्डिनेट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस बात पर वो एक बार फिर से अपना एक माइनर सा अटैक करता है, लेकिन ये अटैक इस बार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हमारे हड्डी चाचा जो होते हैं इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ये फ्रीज़ हो रहे होते हैं और कह रहे थे कि प्लीज़ मास्टर मेरी लाइफ को प्लीज़ बख्श दीजिए, मैं आपसे इस चीज़ की दरख्वास्त करता हूँ। तभी लॉर्ड बिंग को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। भाई साहब उनके कान पर तो बीन बजाते रहे, उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर कुछ रेड एंड ब्लैक ऑरा गैदर होने लग जाता है और जैसे ही इतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा आसपास के खड़े हुए लोग देखते हैं, वो तुरंत ही पीछे को हटने लग गए थे, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ चुके थे हमारे नेवड़े चाचा, मतलब कि यहाँ पर प्रोटेक्टर वो आ चुके होते हैं और ये कह रहे थे कि वाकई में आइस रिवर वैली के जो मास्टर हैं वो अपनी रेपुटेशन को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। जिसके साथ ही वो ये भी समझ गया था कि ये तो कोई और नहीं बल्कि नेवड़ा प्रोटेक्टर वो ही है। जिसके साथ ही वो ये कह रहे होते हैं कि सोल पैलेस के गेस्ट हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। तभी ये नेवड़ा आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे आपसे इसके बारे में कुछ बात करनी है। दरअसल जिस लड़की का तुमने टारगेट बनाया हुआ है उन सारे लोगों में से मेरा भी एक टारगेट है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ में मैं मिलके उस बंदे को पकड़ लूँ। जिसके साथ ही नेवड़ा सामने आके खड़ा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में खड़ा हुआ होता और कह रहा था कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं लॉर्ड बिंग। तभी लॉर्ड बिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी टेंशन में अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद वो यहाँ पर थोड़ा और सोचता है और फिर ऐसे ही सोचते सोचते वो 2-4 सेकंड का वक्त बर्बाद कर देता है। अब यहाँ पर हमारे सोल पैलेस द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर वो यहाँ पे खड़े हुए पिछले 6.5 सेकंड से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये चाचा जवाब देंगे और कब जाके ये लोग अपने इस मिशन को स्टार्ट करेंगे। तभी वो ये कहने लग जाता है कि देखो वो जो ईवल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की है वो तो मुझसे बिलोंग करती है, उसके बाद जो सब कुछ बचा रहेगा वो तुम ले लेना, मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं। तभी यहाँ पर नेवड़े चाचा हंसने लग जाते हैं और कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो फिर बिल्कुल आप वाकई में एक सोल्जर मास्टर कहलाने के लायक है। और कहने लग जाता है कि ठीक है, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता और तुरंत ही फिर वहाँ से डिसअपीयर भी हो गया था। दूसरी तरफ अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही खड़े हुए थे और शाओयान एक गहरी सांस लेते हुए ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से इस सारे के सारे पॉइजन को कुछ ही वक्त के अंदर निकाल दूंगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, तुम्हें थोड़ा होल्ड ऑन करना होगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर ये कहने लग जाती कि शाओयान तुम कैसी बातें करते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। जिसके बाद शाओयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर के चेस्ट के पास से एक फॉर्मेशन ओपन होती है धीरे धीरे करके, अब उसे पेन होने लग जाता है। शाओयान ने ये कहा था कि पेन होने लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट होते इतना ज़्यादा इमेंस पेन हो रहा होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारा पॉइजन बाहर
बाहर को भी निकल रहा था और उसकी आइज़ वगैरह जो थी वो पॉइजन से एकदम ही काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट हो रही होती हैं। अगेन लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा ऊपर की तरफ को चली गई थी और शाओयान भी तुरंत ही उसके पॉइजन की ये हालत देखने के बाद थोड़ा शौक था और तुरंत ही फिर वो ऊपर की तरफ को चला जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो अपनी पावर को फॉर्म करने लगा था लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प करने के लिए, जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर को लिटिल फेरी डॉक्टर के स्टमक के अंदर यहाँ पर इनपुट करता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर जैसे ही वो फायर की पावर जाती है तभी यहाँ पर जो आसपास का पॉइजन था वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लग जाता है उसी के अंदर, जैसा कि शाओयान ने उसे कहा था कि ऐसा होगा ही। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अगेन उस पेन को बर्दाश्त कर रही होती है क्योंकि बॉडी के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही थी जो कि और भी ज़्यादा दर्दनाक होती है लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए। इवन अब उसकी बॉडी पे भी क्रैक पड़ने लग पड़े होते हैं जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितना ज़्यादा पेन का सामना कर रही होगी और साथ ही उसकी बॉडी पे क्रैक पड़ने से ये भी साबित हो रहा था कि अभी फ़िलहाल वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है और उसकी बॉडी शायद से एक्सप्लोड भी कर सकती है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान ये कह रहा होता है कि अब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आ गया है। वो तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ बोधी इमोर्टल लैंप निकाल लेता है और फिर उसके अंदर से जो बोधी पावर थी शाओयान तुरंत ही उसे आसपास की जगह पे फैलने देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के अराउंड वो बोधी इमोर्टल पावर तुरंत ही धीरे धीरे करके जमा होने लग गई थी और आसपास का जो पॉइजन होता है वो उसे काट रही होती है और धीरे धीरे करके वो जाकर उसी कोर के अंदर समा रही थी जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बेली के अंदर मौजूद था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फॉर्चुनेटली वो जो उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ रहे थे पॉइजन की वजह से अब वो भी धीरे धीरे करके वापस से हील होने लगे होते हैं। और अब शाओयान यही कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था बोधी इमोर्टल पावर से बिल्कुल वैसा ही हुआ। शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ को देख रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि वाकई में इसने सच में काम कर डाला है। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी फ़िलहाल इस सारी की सारी प्रोसेस के अंदर अपने आप को पूरे तरीके से कंसंट्रेट कर रही होती है। तभी शाओयान कह रहा होता है कि मैंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल किया है और उससे कह रहा होता है कि ये जो पॉइजन गैस है अब तुम इसे पूरे तरीके से कंप्रेस्ड करने की कोशिश करो, उसके बाद इसको फॉर्मेशन के तौर पर यूज़ करके एक पॉइजन पिल तुम बना लो। जिसके बाद शाओयान की बातें लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ आ जाती है। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गई थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके वो जो गैस थी अब वो कंप्रेस्ड हो रही होती है और उसी पावर के अंदर यानी कि उस कोर के अंदर जाकर समा रही थी और अब वो पिल धीरे धीरे करके फॉर्म भी होने लग जाती है। शाओयान इस प्रोसेस को देखकर खुश था और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके हाथ में जो बॉडी पावर होती है वो भी लगातार घूम रही थी और लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर वो जो बेली के अंदर वो कोर पावर मौजूद थी वो भी अब धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अगेन पॉइजन सवार होने लग जाता है और यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी पॉइजनस पावर बाहर की तरफ को भी निकल रही थी। इस चीज़ को देखने के बाद तो अब यहाँ पर शाओयान भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथ तो अब काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है। शाओयान समझ गया था कि अब यहाँ पर काफ़ी कुछ खतरनाक होने वाला है और वो तुरंत ही शॉक्ड होते हुए ये कह रहा होता है कि अगर बहुत तेज़ बनने से पहले यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो गया यानी कि अगर इसकी स्पीड पावर तेज़ हो रही है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। शाओयान तुरंत ही अपनी बॉडी पावर के अंदर से थोड़ी और पावर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ को भेजता है जिसके बाद उसे अगेन थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और अब वो धीरे धीरे करके वापस से इस प्रोसेस को करने लगी थी जहाँ पर अगेन उस कोर के अंदर वो अपने पॉइजन गैस को कंप्रेस करके उसकी पिल बनाने की कोशिश कर रही होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अभी भी इसे संभाल नहीं पा रही थी और शाओयान भी उसकी सारी कठिनाइयों को समझ रहा होता है तो ये कह रहा था कि थोड़ी देर और होल्ड करो। और यहाँ पर शाओयान धीरे धीरे करके उस बॉडी पावर को उसकी बॉडी के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में ट्रांसफ़र कर रहा होता है और जो बॉडी पावर उसके पास थी अब वो बहुत ही ज़्यादा कम रह गई होती है और शाओयान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि बस जल्द से जल्द लिटिल फेरी डॉक्टर की हेल्प कर दी जाए जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर इस सारी सफरिंग से आज़ाद हो जाएगी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर आसपास से काफ़ी सारा पॉइजन गैदर हो रहा था। इवन ये जो जगह होती है
इसमें जो जगह होती है, इस जगह के अंदर से भी काफ़ी सारी फायर बाहर की तरफ को आ रही थी। शाओयान इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो फायर थी वो पटाखों के रूप में यहाँ पर फट रही होती है और शाओयान इसे देख के समझ गया था कि ये जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर वो जो फायर पड़ रही थी वो ऐसा लग रहा होता है कि इसकी बॉडी को और भी ज़्यादा प्योरीफाई कर रही है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर से वो जो पॉइजन कर्ज था वो फाइनली जाके हट चुका होता है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी वापस से बैलेंस में आ चुकी थी। अगेन ये प्रोसेस एक बार फिर से चलता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब लिटिल फेरी डॉक्टर पिल के अंदर थोड़ी और पावर को गैदर करने लगी थी और शाओयान ये कह रहा होता है कि इंडीड मुझे इस जगह पर आने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। लेकिन सडनली शाओयान नोटिस करता है कि उसके पास में तो कोई तो सीड आ गया है। शाओयान उसे देख रहा था और वो समझ जाता है कि सीड कुछ और नहीं बल्कि बोधी इमोर्टल पावर थी, जो कि अब एक बोधी सीड के अंदर कन्वर्ट हो गई है। शाओयान ये कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ मेरे साथ हुई है। अब शाओयान इस सीड को देखते हुए ये कह रहा होता है कि जो पावर थी वो ब्रोकन हो गई, जिसके अंदर से ये मुझे सीड भी प्राप्त हुआ। शाओयान उस सीड को देख ही रहा था और कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सही हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसे अपने पास में रख लेता है और अब वापस से उसकी नज़रें लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर ही थी। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर की प्रोसेस अभी भी चल रही होती है, तो फिर शाओयान इस जगह की कोर एरिया को देखने लग गया था और वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो फायर एट्रीब्यूट है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और शाओयान इसे दूर से ही फील कर पा रहा होता है। जिसके बाद शाओयान ये कह रहा होता है कि आखिर ये जो अर्थ कोर है वो अब इससे ज़्यादा अपीयर क्यों नहीं हो रहा है। शाओयान अपनी तुरंत ही हेवनली आई के थ्रू देखने लगा था, तब उसे काफ़ी ज़्यादा नीचे जाकर कुछ नज़र आने लग जाता है। असल में ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अर्थ कोर स्ट्रेन है और इस चीज़ को देखने के बाद शाओयान समझ जाता है कि इंडीड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर शाओयान इस बीट को ही देख रहा था और तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आ जाती है कि जो अर्थ कोर पर्ल होता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एसेंस एनर्जी से बनता है, जो कि अर्थ के बहुत ही ज़्यादा गहराइयों से बनती है। अब शाओयान को मास्टर की सारी बातें याद आ रही होती हैं, जब मास्टर उसे बता रहे थे कि इसे कंडेंस करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है और ये जो बीड होता है ये एक एनर्जी बीड होता है और इसका इस्तेमाल करते हुए 8 से 9 ग्रेड का जो गोला बारूद बनाओगे उसके मटेरियल के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तभी शाओयान सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस बात को कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बता रहे हो टीचर, मुझे लग रहा है कि आप बस इस तरीके से ब्रेगिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन तभी टीचर उसके सर पे एक चपेट मारते हैं और कह रहे थे कि क्या कहा तुमने ब्रेट, ज़रा दोबारा बोलो। तभी यहाँ पर शाओयान को वही चमेट एक बार फिर से याद आ जाता है जो कि मास्टर ने उसको मारा था और अब बेचारा इस सारी चीज़ को फील कर पा रहा होता है और उसे अपने मास्टर की याद भी आने लगी थी। शाओयान समझ जाता है कि जो अर्थ कोन स्ट्रेन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने काफ़ी सारी पावर को अपने अंदर कंटेन किया है। शाओयान तुरंत ही अपनी हेवनली फायर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसके बाद ये सिटी का सीन देखते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर काफ़ी सारी आइस पड़ने लग गई थी। ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था। लोग यही देख रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो उनकी नज़र पड़ जाती है कि स्काई के अंदर तो अब यहाँ पर आइस रिवर वैली के जो एल्डर्स वगैरह हैं वो काफ़ी तेज़ी से ये फैमिली की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ख़तरा उनके सामने आ गया है। दूसरी तरफ शाओयान को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी हेवनली फायर का इस्तेमाल करते हुए इस बीट को कनेक्ट करने लग गया था अपनी स्ट्रेंज पावर के साथ में। और तुरंत ही शाओयान कह रहा होता है कि मुझे इसे बाहर लेके आना ही होगा और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको बाहर खींच के लेके भी आ जाता है। और अब जैसे ये अर्थ कोर स्ट्रेन बाहर आता है तभी ये जो तीनों पिलर होते हैं उनके अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी बाहर की तरफ को प्रोड्यूस हो रही थी। शाओयान समझ जाता है कि जो अर्थ कोर स्ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहा था और ये फायर फ्लेम्स है। जिसके बाद शाओयान को ये भी समझ आता है कि कोई नॉर्मल सा कोर स्ट्रेन नहीं है, बल्कि ये तो डायरेक्टली ही सन की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड है। इससे आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। शाओयान को यकीनन ये एक ट्रीजर से कम नहीं लग रहा था और शाओयान इसे देख के ये कह रहा होता है कि ये तो यांग फायर का एक डायरेक्ट सोर्स भी हो सकता है। वो उसे देख के अपने हाथ में तुरंत ही पकड़ लेता है और इसके साइज़ को देख के कह रहा था कि वाकई में ये अभी तो फ़िलहाल एक बेबी है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है, तुरंत ही वो उसको अपने पास में रख लेता है। और यहाँ पर आ चुके थे आइस रिवर वेले के ये लोग और यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि ये फैमिली के लोगों हमारी बातों को ध्यान से सुन लो। और वो तुरंत यहाँ पर एक शील्ड भी लगा रहे थे और कह रहे होते हैं कि ये फैमिली अगर तुमने उस ईविल मैन और उस पॉइजनस बॉडी वाली लड़की को हमारे हवाले ना किया तो फिर तुम्हारे लिए आज बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा।
ये सुनने के बाद तो आइस रिवर वैली के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ये फैमिली के अंदर यहाँ पर शाओयान और साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर हैं इवन। अब वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे इस बात के ऊपर, और तभी यहाँ पर एंसिस्टर भी कह रहे होते हैं, तो वो पॉइजनस लड़की हमारे पास में नहीं रही थी, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि यहाँ पर वो वही है। अब शेनलिन भी चुप हो जाती है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और अब ये फैमिली के जो अदर एल्डर्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपस में बातें करने लगे थे और कह रहे थे कि हमें तो इस बात का ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि हमारे साथ में ये हो सकता है। अब आइस रिवर वैली के लोग हमारा क्या करेंगे। लेकिन तभी मास्टर तियान वो आगे आ जाते हैं और कह रहे थे कि हमने ये फैमिली से उनकी लाइफ एंड डेथ तक के लिए फ़ाइट करने के लिए नहीं कहा है। और तभी शाओयान भी कह रहा होता कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये फैमिली का मैटर नहीं है जो कि हम आपको इन्वॉल्व करेंगे। तभी एंसिस्टर कह रहे होते हैं कि बिल्कुल हम भी आपके इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और तभी शाओयान भी आइस रिवर वैली की तरफ को पलट के कह रहा होता है कि अच्छा, तो आज की मीटिंग क्या यहीं पर होने वाली है। तभी तियानहू आगे आ जाते हैं और दोनों ही ऊपर की तरफ को जाके खड़े हो गए थे। जैसे तियानहू ऊपर आते हैं तभी इस हड्डी मास्टर की तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और तभी सेकंड एल्डर सामने आते हुए कह रहे होते हैं कि तो इसका मतलब तुम वही एल्डर हो जिसने हमारे इस आइस रिवर वैली के एल्डर को इतना ज़्यादा डरा दिया है। तो इसका मतलब आप एक 1000 स्ट्रॉन्ग मैन हो, मैंने आपका नाम नहीं जाना। तभी वो कहने लग जाते हैं कि मेरा नाम तियानहू है। नाम सुनने के बाद वो हंसने लग गए थे और कह रहे थे कि अच्छा, तो इसका मतलब तो आप तो स्काई फायर मास्टर हैं। वेल, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ग्रजेस चल रहे हैं वो इस यंग मैन और साथ ही उस ईविल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की के साथ में है। तो अगर आज आप हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं करें तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन तियानहू काई उसके सुनने वाले थे और कह रहे होते हैं कि अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। तभी वो समझ जाता है कि भाई साहब यहाँ पर अपने तियानहू तो उसकी बात नहीं मानेंगे और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि अब तुम दोनों को सबक सिखाना होगा। लेकिन मुझे डर है कि अभी तो वो लड़की शो अप नहीं होगी, लेकिन हाँ, मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी आसानी से हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों में तो फाइट होना भी स्टार्ट हो गई थी। और हड्डी मास्टर ये कह रहे होते हैं कि आज तो मैं ये देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाएगा शाओयान। लेकिन इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर प्रोटेक्टर वो उर्फ नेवड़े चाचा आ चुके होते हैं और कह रहे थे कि ये लड़का मेरा टारगेट है और सोल पैलेस के टारगेट को मैं किसी के ऊपर नहीं छोड़ता। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शाओयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टर वो लास्ट टाइम भी शाओयान ने उसे ऐसे ही जाने दिया था, लेकिन अब प्रोटेक्टर वो शाओयान के सामने खड़ा था। शाओयान जैसे ये नज़ारा देखता है कि उसके सामने प्रोटेक्टर वो खड़ा है, वो एक सेकेंड का वक्त भी नहीं लगाता, बल्कि तुरंत ही अपनी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही प्रोटेक्टर वो के पास पहुंच गया था और अपनी श्वान रूलर के थ्रू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। प्रोटेक्टर वो भी अपनी ब्लैक चेन्स का इस्तेमाल कर रहा था और अब शाओयान को बैरियर बना के रोक लेता है और अब शाओयान से कह रहा होता है कि तुम्हारी किलिंग इंटेंशन तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था उस वक्त से तुमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। पीछे से हमारा डीमन पपेट भी आ जाता और तुरंत ही शाओयान के एनिमी यानी कि प्रोटेक्टर वू के ऊपर अपने पंच के थ्रू अटैक करने वाला ही था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये इसे हड्डी मास्टर फ्रीज कर देता है और कह रहा होता है कि भाई साहब आप अपनी फ़ाइट कंटिन्यू करिए, इसको तो मैं संभाल लूँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों वहाँ से तुरंत ही गायब हो गए थे। शाओयान को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी ग्रीन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस चेन को तोड़ता है और अब प्रोटेक्टर वू के ऊपर श्वान रूलर से ऑलमोस्ट हिट करने वाला था। लेकिन तभी प्रोटेक्टर वू को देखते हैं जो कि तुरंत ही बच जाता है और उसके बाद शाओयान अब उसके पीछे लग गया था। दोनों के बीच में ही अब फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अब आसमान के अंदर चले गए थे और एक दूसरे के ऊपर धड़ाधड़ अटैक की बरसात करे जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अब प्रोटेक्टर वो कहने लग जाता है कि बीते कुछ सालों में तुम आज भी बाहर की सारी चीज़ों के ऊपर रिलाय करते हो, जबकि तुम्हारी खुद की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। तभी शाओयान कह रहा होता है कि ये बस तुम्हारी सोच है, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जिसके बाद लगातार अटैक पे अटैक करे जा रहा था और तभी प्रोटेक्टर वो कह रहा होता है कि तुम मेरी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जिस तरीके से मैंने तुम्हारे मास्टर याओ चैन को कैप्चर किया था, ऐसा लग रहा है कि तुम भी शायद यही सब कुछ करवाना मांग रहे हो। जिसके बाद शाओयान को वो पीछे हटा देता है। शाओयान अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। प्रोटेक्टर वो अपनी चेन्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन शाओयान तुरंत अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेक्टर वो के एकदम ही सामने
सामने आ जाता है और तभी प्रोटेक्टर वू कहने लग जाता है कि तुम बस रेडी टू स्टार दाओजोंग हो और तुम मेरे साथ में फ़ाइट करने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारे एरेज को वो समन कर लेता है। शाओयान उन सभी एरेज को देख रहा था जो कि चारों ही तरफ से उसे घेर लेते हैं और फिर उनके अंदर से चेंज भी यहाँ शाओयान को पकड़ने के लिए आ रही होती हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान तुरंत ही अपनी श्वान रूलर का इस्तेमाल करते हुए बैरियर बनाने लग जाता है और उसे काफ़ी तेज़ी के साथ में वो घुमा भी रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो उन सारी चेन से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली प्रोटेक्टर वू ने उसे पकड़ लिया था। तभी यहाँ पर हड्डी चेन कह रहा होता है कि ये बच्चा तो हमेशा से ऐसे ही एरोगेंट रहा है। तभी प्रोटेक्टर वो उसके सामने आ जाता है और अब वो ये कह रहा होता है कि बेटा तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं है और ना ही तुम इतने एबल हो कि तुम यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ का मुकाबला कर सको। वैसे तो तुम याओ चेन को बचाना चाहते हो, लेकिन ये वाकई में एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद तो शाओयान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ चुका था कि शाओयान तो अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ स्कार फायर की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान की आइज़ अब काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो चुकी थी और अब शाओयान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। शाओयान अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन लोटस का इस्तेमाल करते हुए खुद को उन चेन से आज़ाद करवा लेता है, जिसके बाद आसपास काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है और प्रोटेक्टर वो भी अब थोड़ा पीछे को हट गया था। जैसे ही यहाँ पर ये ओल्ड मैन देख रहा होता है कि शाओयान ने 3 मिस्टीरियस चेंज हेवनली फायर का इस्तेमाल किया है, तभी वो समझ जाता है कि तो वर्निंग रॉक वैली की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि ऐसे वैसे किसी को भी नहीं मिलती। तभी वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि शाओयान के पास में ये है और अब वो ये कहने लग जाता है कि प्रोटेक्टर वो थोड़ा संभाल के, क्योंकि शाओयान के पास में है तो अब इससे बच के रहना। लेकिन प्रोटेक्टर वो तो यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा ही खासम खास समझ रहे थे और कह रहे होते हैं कि हमारा कोनो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका थे और भला ये लड़का हमारा क्या ही कर लेगा। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि इसकी पावर कुछ ही देर के लिए बढ़ी है तो अब इससे मुझे डरने की ज़रूरत। इस गार्डियन के सामने ये लड़का ना ही टिक सका थे। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान अभी भी नहीं रुकता। शाओयान इस बार अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेता है। उसके अंदर उसने अपनी ग्रीन फ्लेम का भी इस्तेमाल किया था, जिसके चलते अब वो 6 स्टार दाओजोंग पर पहुंच गया था और उसकी आइज़ और उसकी पावर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अनइमेजिनेबल पावर के साथ में लग रही थी। और अब शाओयान के पास से काफ़ी सारा ऑरा रिलीज़ होने लग जाता है। इसे देखने के बाद तो अब सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और हड्डी कहने लग जाते हैं कि वाकई में मैंने इस लिटिल गाय के ऊपर थोड़ा डाउट किया था। लेकिन अभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान ये कह रहा होता है कि तुम अभी भी मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। प्रोटेक्टर वो चाचा अभी भी खड़े हुए होते हैं और अपना नेवड़ापन दिखा रहे थे और अभी भी उन्हें यही लग रहा होता है कि शाओयान उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी शाओयान के कंपैरिजन में वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल हैं और कह रहे थे कि गार्डियन अभी भी इसको झेल सका थे। लेकिन अब यहाँ पर उनका खेल ख़त्म होने वाला था, क्योंकि गाइज इस बार शाओयान इस्तेमाल करने वाला था अपनी एक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक। आसपास से काफ़ी सारी बोन चिलिंग फ्लेम गैदर हो रही होती है और ये पावर देखने के बाद तो यहाँ पर तियान हुआ भी रुक जाते हैं और बाकी सारे लोग भी इस चीज़ को देखकर रुक चुके थे। असल में प्रोटेक्टर वो भी इस चीज़ को देखने के बाद ये कह रहे होते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। शाओयान को देखते हैं जिसकी बॉडी धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ को जा रही थी और सारे ही लोग अब शाओयान को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि शाओयान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है कि वो अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर को उसके 3rd लेवल तक भी लेके जा सकता है। और उसने इस बार इसके अंदर बोन चिलिंग फ्लेम को भी कंबाइन कर लिया था, जिससे कि अब शाओयान अपने 7 स्टार दाओजोंग पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर शाओयान का जलवा तब देखने के लिए मिलता है जब शाओयान की ट्रांसफॉर्मेशन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे आइस क्रिस्टल शाओयान की बॉडी के पास आ जाते हैं और अब शाओयान की हेयर जो थे वो वापस से ग्रे हो जाते हैं। और अब शाओयान पूरे तरीके से प्रोटेक्टर वो से फाइट करने के लिए रेडी था और अब वो अपनी आइज़ के थ्रू उसे देख रहा होता है। उसकी आइज़ के अंदर से भी कुछ स्मोक निकल रहा होता है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम ही खास लग रही थी। तो गाइज़ अब आपका क्या कहना है इस एपिसोड को देखने के बाद? आपको क्या लगता है कि शाओयान अपनी इस पावर का इस्तेमाल करने के बाद अपने इस नेवड़े प्रोटेक्टर वू का क्या हाल कर सकता है? कमेंट करके ज़रूर से इस एपिसोड के बारे में बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।